Hello and welcome to Priyat Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है। competitive English में इस समय हम कंडीशनल सेंटेंसेस के विषय में पढ़ रहे हैं। हम कंडीशनल सेंटेंसेस ABC की 3 हेडिंग्स हम पढ़ चुके हैं एंड D अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, इन पर हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो डी अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, इसमें फर्स्ट पॉइंट है इफ यू वुड लाइक और इफ यू वुड केयर प्लस इसके साथ कुछ और चीजें आती हैं, इज मोर पोलाइट देन इफ वांट और विश, यानी इफ यू वांट, इफ यू विश, इस तरह से हम सेंटेंसेस बोलते हैं। तो ये विश और वांट से ज्यादा अगर हमको पोलाइट होकर के या विनम्र होकर के कोई बात कहनी है तो इसकी जगह पर हम इफ यू वुड लाइक और इफ यू वुड केयर कह के हम अपनी बात कह सकते हैं। तो इफ यू वुड लाइक और केयर प्लस इज मोर पोलाइट देन इफ वांट और विश एंड इज मोर कॉमन इन यूज, और ये कॉमन भी ज्यादा है यूज करने में। फॉर एग्जाम्पल इसकी हिंदी क्या होगी, इफ यू वांट, इफ वांट और विश, अगर तुम चाहो, अगर तुम्हारी इच्छा हो, तो हिंदी तो यही होगी, लेकिन इसी जगह पर वांट और विश की जगह वुड लाइक और केयर का यूज किया जाता है। वुड लाइक, वुड केयर। तो इफ यू वुड लाइक टू कम मीन्स अगर तुम आना चाहो, आई विल अरेंज अ पार्टी फॉर यू, तो मैं आपके लिए एक पार्टी अरेंज करूंगा। इफ यू वुड केयर टू सी द फोटोज, यानी अगर आप फोटोज देखना चाहो, आई विल ब्रिंग दैम फॉर यू, यानी अगर आपकी फोटो देखना चाहो, अगर आपकी फोटो देखने की इच्छा हो। इफ यू वुड लाइक टू कम, अगर तुम आना चाहो, अगर तुम आने की तुम्हारी इच्छा हो, तो ये एक पोलाइट फॉर्म है। मीनिंग वांट और विश ही है, लेकिन ये एक पोलाइट फॉर्म है। तो इसके लिए वुड लाइक टू और वुड केयर टू करके और फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करके इस तरह के सेंटेंसेस कहते हैं। सेकंड पॉइंट इज इफ प्लस शुड प्लस denotes that the action though possible is not very likely। ये चीज हमको ये दिखाती है कि हालांकि denotes that the action though possible, यानी कोई एक्शन है वो पॉसिबल है, इज though possible is not very likely, लेकिन वो बहुत लाइकली नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज कंबाइंड विद एन इम्पेरेटिव एंड is mainly used in written instructions। ये आगे एक्सप्लेनेशन है। it is combined with an imperative and is mainly used in written instructions। ये ज्यादातर imperative sentence के साथ होता है। ये मतलब if plus should जो है वह imperative sentences के साथ होता है, और written instructions में यानी लिख करके कोई बात कह रहे हैं उसमें यह ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू शुड हैव एनी डिफिकल्टी, इसकी हिंदी क्या होती है, इफ यू शुड हैव एनी डिफिकल्टी, यानी कि अगर तुम्हारे कोई भी कठिनाई हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो इफ यू शुड हैव एनी डिफिकल्टी इन गेटिंग न्यूज़पेपर, तो ये यहां तक हो गया रिंग एट दिस नंबर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये एक तरह का एक इंस्ट्रक्शन हो गया, रिंग एट दिस नंबर, तो इस नंबर पर रिंग करना। अगर आपको कोई समस्या हो किसी काम में, इफ यू शुड हैव एनी डिफिकल्टी इन गेटिंग न्यूज़पेपर, इफ यू शुड हैव एनी डिफिकल्टी इन रीचिंग देयर, इन रीचिंग माई होम, ऐसे कह सकते हैं। रिंग एट दिस नंबर, तो इस नंबर पर रिंग करना। तो इस तरह से डिनोट्स, शुड डिनोट्स दैट एन एक्शन दो पॉसिबल, पॉसिबल है, इज नॉट वेरी लाइकली, लेकिन फिर भी वह संभावित ज्यादा नहीं है। इट इज कंबाइंड विद एन इम्पेरेटिव एंड इज मेनली यूज्ड इन, और ये इम्पेरेटिव के साथ कंबाइंड होता है, शुड मतलब इम्पेरेटिव के साथ कंबाइंड होता है, और ये रिटर्न इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपने ए एग्जाम्पल आपने पढ़ा। बी इफ दीज पैकेट्स शुड अराइव इन अ डैमेज्ड कंडीशन, अगर ये पैकेट्स डैमेज्ड कंडीशन में आपके पास पहुंचे, प्लीज इन्फॉर्म द कंपनी एट वंस, तो जो है कंपनी को तुरंत आप इन्फॉर्म करें। तो इस तरह के सेंटेंसेस इफ प्लस शुड वाले कॉम्बिनेशन से बोले जाते हैं। दूसरा है नोट,
should can also be placed first and the if omitted, यानी कि ये जो if प्लस सब्जेक्ट प्लस should है, इसमें से if को छोड़ा जा सकता है और should को सब्जेक्ट से पहले लिखा जा सकता है। यानी शुड दीज पैकेट्स अराइव इन अ डैमेज्ड कंडीशन, इसका भी मतलब क्या है, इफ दीज पैकेट्स शुड अराइव, इफ दीज पैकेट्स शुड अराइव को ही हम क्या लिख सकते हैं, शुड दीज पैकेट्स अराइव इन अ डैमेज्ड कंडीशन, यानी इसका और दोनों का अर्थ एक ही है। यानी कि अगर ये पैकेट्स डैमेज्ड कंडीशन में आपके पास पहुंचे, प्लीज इन्फॉर्म द कंपनी एट वंस, कृपया कंपनी को तुरंत सूचित करें। तो मतलब शुड जो है वह अगर ऐसा हो, हालांकि होना नहीं चाहिए, होगा नहीं, संभावित नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर ऐसा होता है तो ऐसा करे, इस तरह का अर्थ देने के लिए इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस इंपेरेटिव सेंटेंस यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज इफ प्लस वर, हालांकि वर या वॉज बहुत कम ही आता है, वॉज यूजुअली चूंकि इम्प्रोबेबल सेंटेंस होता है तो वर ही ज्यादातर यूज किया जाता है हर जगह। तो इफ सब्जेक्ट, इफ प्लस वर कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर एडवाइस, यानी ये एक तरह की इनडायरेक्ट एडवाइस होती है। जैसे एग्जाम्पल, इफ आई वर यू मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड फॉरगिव हिम, तो मैं उसको माफ कर देता। तो इससे क्या है, मीन्स आई एडवाइज यू टू फॉरगिव हिम, यानी मैं आपको सलाह देता हूं उसको माफ करने की। ये इनडायरेक्ट सजेशन होता है या इनडायरेक्ट एडवाइस होती है ये। तो इफ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम, तो एक ये भी एक तरह का कंडीशनल है कि मतलब हम यूज तो कंडीशनल कर रहे हैं, लेकिन कंडीशनल के थ्रू हम एडवाइस दे रहे हैं। बी पॉइंट, इफ आई वर यू आई वुड पनिश हिम, मीन्स अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं उसको पनिश करता, मीन्स आई एडवाइज यू टू पनिश हिम। चूंकि मैं पनिश करता तो इट मीन्स मैं आपको भी सलाह दे रहा हूं कि आप इनको पनिश करें। सो इफ आई वर यू आई वुड पनिश हिम, आई एडवाइज यू टू पनिश हिम। इफ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम, मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप उसको माफ कर दें। इफ आई वर यू आई वुड पनिश हिम, मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप उसको पनिश करें, यानी मैं आपकी जगह होता तो ये करता, अगर मैं आपकी जगह होता तो उसको ब्याज दे देता, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं चुप रहता। इट मीन्स मैं चाहता हूं आप भी चुप रहें, मैं आपकी जगह होता तो उसे फ्री पढ़ाता, मीन्स मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप भी उसको फ्री पढ़ाएं। इस तरह के सेंटेंसेस यहां पर हम सलाह देने के लिए बोलते हैं। द यूज ऑफ अदरवाइज, अब नेक्स्ट पॉइंट इज द यूज ऑफ अदरवाइज। तो अदरवाइज इसमें हम यानी कंडीशनल में अदरवाइज हम कैसे यूज करते हैं, वी आर गोइंग टू रीड इट नाउ। अदरवाइज देखिए, अदरवाइज पहले मैं इसको स्क्रीन पर थोड़ा सा साफ कर देता हूं, मीन्स स्क्रीन पर क्लियर करते हैं। हाँ, अब अदरवाइज, अदरवाइज का अब यहाँ पर सबसे पहले मतलब समझा जाना चाहिए। अदरवाइज का मतलब है इफ दिस डजंट हैपन, इफ दिस डजंट हैपन मीन्स अगर ऐसा नहीं होता है तो, या इफ डिडंट हैपन, इफ दिस डिडंट हैपन मीन्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो, और इफ दिस हैडंट हैपन्ड, इफ दिस हैडंट हैपन्ड मीन्स अगर ऐसा नहीं होता तो। अदरवाइज के अलग अलग मतलब है। इफ दिस डजंट हैपन यानी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रेजेंट में, इफ दिस डिडंट हैपन यानी अगर ऐसा नहीं हुआ तो पास्ट में, इफ दिस हैडंट हैपन्ड यानी अगर ऐसा नहीं होता तो ये इम्प्रॉबेबल हो गया। वी मस्ट रीच देयर बिफोर 10 o'clock मीन्स हमको वहां 10 बजे पहुंचना चाहिए या 10 बजे से पहले हमको पहुंचना चाहिए। अदरवाइज विल बी डीबार्ड, अदरवाइज विल बी डीबार्ड मीन्स इफ वी डू नॉट रीच बिफोर 10 o'clock, या अदरवाइज का मतलब क्या है, इफ वी डोंट रीच, सो इफ वी डू नॉट रीच देयर बिफोर 10 o'clock we will be debarred means we will not be allowed to enter. So if otherwise का मतलब जहां भी ये कहना है if we do not reach there before 10 o'clock, if this doesn't happen तो दूसरी चीज हो जाएगी, तो यहां पर हम otherwise का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे
हमको इस साल पास हो जाना चाहिए, अदरवाइज मीन्स अगर नहीं पास होते हैं इस बार तो अगली बार हम स्कूल से निकाल दिए जाएंगे क्योंकि ओवरेज हो जाएंगे। इसी तरह से हमको 10-11 बजे तक वह पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो ट्रेन चली जाएगी। स्टेशन पे हमको 10 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो ट्रेन निकल जाएगी। तो इस तरह से अदरवाइज द ट्रेन विल लीव द स्टेशन, इस तरह से हम कहेंगे। तो अदरवाइज का मतलब इफ इट डजंट हैपन यहां पर। तो अनलेस प्लस अफर्मेटिव, यानी फिफ्थ पॉइंट है अनलेस, ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस की तरह यूज होता है। यहाँ अनलेस और अनलेस के बाद यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस आता है अनलेस के बाद। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है इफ प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी जो अर्थ इफ प्लस नेगेटिव सेंटेंस का होता है वही अर्थ अनलेस प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है। यहां एग्जाम्पल देखिए, यू कैन नॉट पास, आप पास नहीं हो सकते या कर सकते। अनलेस यू अटेंड द कॉलेज, अनलेस यू अटेंड द कॉलेज मीन्स इफ यू डू नॉट अटेंड द कॉलेज। अनलेस यू अटेंड द कॉलेज का मतलब क्या है? इफ यू डू नॉट अटेंड द कॉलेज। यहां पे देखिए लिखा हुआ ब्रैकेट में, यू कैन नॉट पास इफ यू डू नॉट अटेंड द कॉलेज। तो यहां अनलेस का मतलब इफ डू नॉट होता है, इफ डू नॉट, अनलेस मतलब इफ डू नॉट। सो यू कैन नॉट पास अनलेस यू अटेंड द कॉलेज। तो इस तरह से अनलेस भी कंडीशनल सेंटेंस की तरह यानी इफ प्लस डू नॉट की तरह यूज होता है। सिक्स्थ सेंटेंस, यूज ऑफ इन केस इन कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में इन केस का भी यूज होता है यहां पर। तो इन केस का भी कैसे यूज होता है? इन्फॉर्म मी इन केस यू नीड मोर मनी। तो इन्फॉर्म मी इन केस यू नीड मोर मनी, मतलब मुझे इन्फॉर्म करें इन केस, ऐसी हालत में, मतलब यू नीड मोर मनी, यानी कि आपको यदि और पैसे की आवश्यकता होती है तो उस स्थिति में मुझे इन्फॉर्म करें। टर्न ऑन द लाइट इन केस यू नीड माई हेल्प, यानी अगर आपको मेरी अगर का मतलब है कि यदि आपको मेरी मदद की आवश्यकता होती है, इन केस यू नीड माई हेल्प, तो यदि आपको मेरी मदद की आवश्यकता होती है तो फिर टर्न ऑन द लाइट, लाइट को ऑन करें या लाइट को चालू करें। तो यहाँ जो इन केस है, इन केस, अच्छा आगे चलिए। नोट इन केस अपीयर्स सिमिलर टू इफ, इन केस जो है वो काफी इफ के जैसा दिखता है, यानी मीनिंग में ऐसे लगता है कि इफ, चूंकि यदि और अगर मैंने भी यहाँ मीनिंग में यूज किया हिंदी में यदि और अगर, लेकिन तो इससे ऐसा लगता है कि इन केस का मतलब इफ ही होता है, ऐसा लगता है। इन केस अपीयर्स सिमिलर टू इफ, यानी इफ के जैसा ही दिखता लगता है, समझ में आता है। एंड इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद इट, और अधिकांशतर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी मीनिंग में। बट द टू आर कंप्लीटली डिफरेंट, लेकिन दोनों ही क्या है? एकदम से डिफरेंट है। एन इन केस क्लॉज कॉजेज, ये जो इन केस क्लॉज होती है, यानी जो सेंटेंस इन केस से स्टार्ट होता है उसको हम इन केस क्लॉज कहते हैं। इन केस क्लॉज कॉजेज एन एक्शन इन द मेन क्लॉज, यानी जो मेन क्लॉज है, जैसे हमने कहा इन केस, तो इसको हमने कहा इन केस यू नीड माई हेल्प, तो इन केस जो है यहाँ क्या है? इन केस, इसको हम इन केस क्लॉज कह रहे हैं, और टर्न ऑन द लाइट को हम क्या कह रहे हैं? मेन क्लॉज कह रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझिए जरा। एन इन केस क्लॉज कॉजेज एन एक्शन इन द मेन क्लॉज, यानी इन केस जो है, इन केस क्लॉज जो है ये मेन क्लॉज में एक्शन को क्या करती है? कॉज करती है, यानी मेन एक्शन की प्रेरणा बनती है। मेन एक्शन को कॉज करती है, मतलब मेन एक्शन की प्रेरणा, मेन क्लॉज का जो एक्शन होता है उसकी प्रेरणा बनती है। कौन सा? इन केस। लेकिन इफ में ऐसा नहीं होता, राइट? इफ में क्या होता है? इफ में ऐसा नहीं होता। इफ का मतलब यहां देख लीजिए, यू कैन नॉट पास इफ यू डू नॉट अटेंड द कॉलेज। तो अगर यहाँ पे जो है इसका मतलब जो है ना, ये कह रहे हैं कि अगर आप कॉलेज अटेंड नहीं करते हो तो आप पास नहीं होगे। तो इसमें इफ के कारण इसमें कुछ हुआ नहीं,
ये इफ के बाद ये जो है ये परिणाम है, कैन नॉट पास क्या है, ये परिणाम है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे इन्फॉर्म मी इन केस यू नीड मोर मनी, तो इन केस यू नीड मोर मनी, अगर ऐसी स्थिति आपकी आती है तो इस अवस्था में, ये अवस्था क्या है, इस काम को करें। ये अंतर है, इस चीज को समझे। इन्फॉर्म मी यानी ये काम होगा, यानी ये परिस्थिति होगी तो फिर ये इसको एक्टिव करेगी, तब ये काम होगा। इसी तरह से इन केस यू नीड माई हेल्प, अगर आपको इन केस अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो इस काम को करें, यानी इन केस से ये काम होगा, इन केस से ये काम होगा, इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इन केस अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो ये काम किया जाएगा, ये यहां पर अंतर है। लेकिन इफ में ऐसे नहीं कि ये होगा तो ये होगा, ये ऐसा नहीं है, ये तो इसका परिणाम है। अगर हम कहते हैं इफ यू डू नॉट टेक मेडिसिन यू विल डाई, इफ ही डज नॉट टेक मेडिसिन ही विल डाई, तो वो जो है वो परिणाम है इफ का। लेकिन यहां क्या है, अगर ये काम होगा, अगर ये काम हुआ तो इसके साथ में फिर ये काम होगा। अगर तो इस तरह इसलिए कहा है एन इन केस क्लॉज कॉजेज एन एक्शन इन द मेन क्लॉज, यानी इन केस वाले क्लॉज से मेन एक्शन में मतलब मेन क्लॉज में एक्शन होता है। यह है यहाँ पर इन केस का मीनिंग अगर समझना चाहें तो इन केस के जो मीनिंग्स क्या क्या हो सकते हैं वो है, इन केस का मतलब होता है बिकॉज समथिंग माइट हैपन, ये इन केस का मीनिंग होता है। इन केस का मीनिंग ऐसे भी हो सकता है इन ऑर्डर टू अलाउ, ये भी इन केस का मीनिंग हो सकता है। इन केस का मीनिंग अगर हिंदी में हम समझना चाहें तो हिंदी में हो जाएगा ऐसा न हो, यदि, स्थिति में, हालत में, अवस्था में, ये इन केस के मीनिंग्स हो जाएंगे। वहीं इफ का मतलब क्या है, इफ का मतलब वो व्हेन भी होता है, इन दैट कंडीशन भी होता है, और अगर हिंदी में कहें तो अगर भी होता है और यदि भी होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि इनके मीनिंग यदि हम हिंदी में भी यदि का ये प्रयोग करते हैं और इंग्लिश में भी यदि का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों के इंग्लिश में दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इन केस और इफ के मीनिंग में हमको मतलब डिफरेंस पता रहना चाहिए और एक दूसरे के उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जब हमको इन केस यूज करना है तब हमको इन केस यूज करना चाहिए, जब हमको इफ यूज करना है तब हमको इफ यूज करना चाहिए। सेवंथ पॉइंट इज यूज ऑफ सो लॉन्ग इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में सो लॉन्ग का भी हम यूज करते हैं। सो लॉन्ग ऑल्सो इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन। जब हम सो लॉन्ग यूज करते हैं तो सो लॉन्ग से हमेशा हम कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन यानी कि कोई ना कोई बाध्यता लगा देते हैं, या बाध्यता मतलब रिस्ट्रिक्शन यानी कि मतलब कोई ना कोई हम ऐसा कि ये रिस्ट्रिक्शन से मतलब ये आप ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, इस तरह से रिस्ट्रिक्शन। और लिमिटेशन मतलब यहां तक हद लगा देते हैं, हद निश्चित कर देते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। आई शैल सपोर्ट हिम सो लॉन्ग ही इज हियर। सो लॉन्ग मतलब एज लॉन्ग एज, यानी जब तक वह यहाँ है, ही इज हियर, आई शैल सपोर्ट हिम, तो क्या है ये एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। तो इस तरह से ये रिस्ट्रिक्शन हो गया। तो यहाँ पर सो लॉन्ग के मीनिंग में हमने यहाँ सो लॉन्ग मतलब एज लॉन्ग एज ही इज हियर आई शैल सपोर्ट हिम, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। तो इस तरह से हमने एक सो लॉन्ग का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर हमने लगा दिया कि सपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन ये है, यानी जब तक यहाँ है तब तक सपोर्ट है, और जब यहाँ नहीं है तो फिर सपोर्ट की गारंटी नहीं है, या फिर में सपोर्ट की कोई बात नहीं है। यूज ऑफ प्रोवाइडेड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में प्रोवाइडेड का भी यूज किया जाता है। प्रोवाइडेड इम्पोजेज अ रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन। तो प्रोवाइडेड भी क्या है, प्रोवाइडेड भी रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन को यहां पर इम्पोज करता है, लगाता है। जैसे आई शैल अटेंड द मीटिंग प्रोवाइडेड ही ऑल्सो अटेंड्स। तो यहाँ प्रोवाइडेड का भी मतलब क्या होता है, प्रोवाइडेड का मतलब होता है ओनली इफ, ऑन कंडीशन दैट, यदि, इस शर्त पर कि, और बशर्ते कि, ये इसके अर्थ होते हैं प्रोवाइडेड के, यानी इफ से ही रिलेटेड होता है। तो आई शैल अटेंड द मीटिंग प्रोवाइडेड ही ऑल्सो अटेंड्स, यानी यदि वह भी अटेंड करेगा
तो मैं भी अटेंड करूंगा मीटिंग। तो यहाँ भी ये प्रोवाइडेड एक रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन पैदा करता है, लगाता है। तो इस केस में प्रोवाइडेड का यूज यहाँ कंडीशनल सेंटेंसेस में यानी यदि के अर्थ में, मूल बात यह है कि यदि के अर्थ में प्रोवाइडेड का भी यूज किया जाता है। हालांकि प्रोवाइडेड वर्ब भी है जिसका मतलब उपलब्ध कराना होता है, तो यहाँ उपलब्ध कराना इसका अर्थ न हो करके इसका मीनिंग यदि या इस शर्त पर की या बशर्ते की अर्थ में प्रोवाइडेड का यूज किया जाता है। आई शैल अटेंड द मीटिंग प्रोवाइडेड ही ऑल्सो अटेंड्स, मीन्स मैं भी मीटिंग अटेंड करूंगा बशर्ते कि वह भी मीटिंग अटेंड करे, या इस शर्त पर कि वह मीटिंग अटेंड करेगा तो मैं भी मीटिंग अटेंड करूंगा। इस तरह से इसका अर्थ होगा वी शैल सपोर्ट यू प्रोवाइडेड यू फेवर अस, मीन्स यदि आप हमारा फेवर करो, या इस शर्त पर कि आप हमारा फेवर करो, बशर्ते कि आप हमारा फेवर करो, वी शैल सपोर्ट यू, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस अर्थ में प्रोवाइडेड का यूज यहां पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ सपोज इन कंडीशनल सेंटेंसेस। सपोज का मीनिंग भी या सपोज का यूज भी कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है, सपोज और सपोजिंग के साथ, जिसका मीनिंग होता है व्हाट इफ। जैसे व्हाट इफ अ मंकी कम्स हियर व्हाट विल यू डू, मतलब सपोजिंग, अगर हम इसको कहें सपोजिंग या सपोज दैट अ मंकी कम्स हियर व्हाट विल यू डू, तो इसी सेंटेंस को हम ऐसे कह सकते हैं व्हाट इफ अ मंकी कम्स हियर व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करोगे, अगर यहां मंकी आ जाए तो आप यहां क्या करोगे। तो इस तरह से सपोज का भी यूज कंडीशनल सेंटेंसेस में किया जाता है। यानी ये सब इफ के ही एक तरह से सिनोनिम्स होते हैं या किसी न किसी तरह से उससे लिंक्ड होते हैं या उसका अर्थ देते हैं। एकदम सेम सिमिलर मीनिंग तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उसी अर्थ से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ बट फॉर इन कंडीशनल सेंटेंसेस। तो बट फॉर का भी यूज किया जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो बट फॉर का सबसे पहले तो यहां मीनिंग समझ लीजिए कि बट फॉर का मीनिंग क्या है। तो बट फॉर का जो मीनिंग होता है वो यहां पर लिखा ही हुआ है, बट फॉर मतलब इफ इट वर नॉट, ये लिखा हुआ है बट फॉर मतलब इफ इट वर नॉट फॉर या इफ इट हैडंट बीन फॉर, ये दोनों बट फॉर के मीनिंग है। बट फॉर मतलब इफ इट वर नॉट फॉर, और या फिर इफ इट हैडंट बीन फॉर। तो इसका और क्या मीनिंग हो सकता है, अगर ये मीनिंग समझ में नहीं आता है तो इसके दूसरे सिनोनिम्स भी हो सकते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं दूसरे, विदाउट। बट फॉर का दूसरा मीनिंग हो सकता है विदाउट। और आप ऐसे कह सकते हैं कि इफ इट वर नॉट, इसका मीनिंग ऐसे भी हो सकता है ये कहने के लिए कि मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर सेइंग दैट समथिंग वुड हैव हैपेंड इफ समथिंग एल्स और समवन हैड नॉट प्रिवेंटेड इट। अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज रोकी नहीं होती या किया नहीं होता तो ये काम भी हो गया होता। ये भी अर्थ इसका हम लगा सकते हैं, मान सकते हैं। तो विदाउट का सेंस इसमें सबसे ज्यादा हमको स्ट्रॉन्ग दिखता है, मतलब बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी डेफिनेशन न कह करके विदाउट। और अगर इसको हम हिंदी में कहें इफ इट वर नॉट फॉर या इफ इट हैडंट बीन फॉर, इसका हम हिंदी में अर्थ समझो तो हिंदी में अर्थ हम ऐसे कह सकते हैं फिर भी, या यदि नहीं होता तो, यदि ऐसा न होता तो, या के बगैर, इस तरह से इसकी हिंदी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बट फॉर हिज हेल्प रमेश वुड हैव बीन रुइंड, यानी विदाउट हिज हेल्प, बट फॉर हिज हेल्प मीन्स विदाउट हिज हेल्प रमेश वुड हैव बीन रुइंड, मीन्स इफ रमेश इफ ही हैड नॉट हेल्प्ड रमेश, रमेश वुड हैव बीन रुइंड, यानी अगर वह रमेश की मदद नहीं करता तो रमेश बर्बाद हो जाता, या उसकी मदद के बगैर रमेश बर्बाद हो जाता। इफ इट वर नॉट फॉर हिज हेल्प रमेश वुड हैव बीन रुइंड, तो रमेश बर्बाद हो जाता। तो यहां एक्सेप्ट मीन्स एक्सेप्ट हिज हेल्प रमेश वुड हैव बीन रुइंड, यानी कि एक्सेप्ट फॉर कहेंगे, एक्सेप्ट फॉर हिज हेल्प रमेश वुड हैव बीन रुइंड, यानी उसकी मदद के बिना रमेश बर्बाद हो जाता। बट फॉर द फ्लड, बट फॉर द फ्लड मतलब आई वुड हैव अरेंज्ड हियर यस्टरडे, आई वुड हैव अराइव्ड, नॉट सॉरी अरेंज्ड, आई वुड हैव अराइव्ड हियर यस्टरडे, मीन्स इफ इट वर नॉट फॉर फ्लड, यानी अगर ये बाढ़ नहीं होती, मीन्स विदाउट फ्लड,
आई वुड हैव अराइव्ड हियर यस्टरडे, यानी अगर बाढ़ नहीं होती तो मैं यहाँ कल ही पहुंच गया होता, तो मैं कल ही आ जाता। तो बट इट हैड नॉट बीन, ऐसे भी कह सकते हैं, बट इट हैड नॉट बीन फ्लड, इफ इट हैड नॉट बीन फ्लड फॉर, ऐसे भी कह सकते हैं, विदाउट, एक्सेप्ट फॉर द फ्लड भी कह सकते हैं, विदाउट द फ्लड भी कह सकते हैं। यानी कि यदि फ्लड नहीं होती, यानी बाढ़ नहीं होती, तो मैं कल ही आ जाता। तो बट फॉर का ये मीनिंग होता है। यहाँ लिखा हुआ है इफ इट वर नॉट फॉर, बट फॉर का मतलब इफ इट वर नॉट फॉर, इफ इट हैडंट बीन फॉर, ये है। और अगर ये समझ में नहीं आता है तो इनके दोनों के मीनिंग, इनका सिनोनिम विदाउट होता है, इनकी हिंदी होती है फिर भी, यदि नहीं होता तो, यदि ऐसा ना होता तो, इस तरह इसका इनकी हिंदी होती है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बट फॉर हिज हेल्प रमेश वुड हैव बीन ruined, means if he had not prevented, if he had not given him help, रमेश would have been ruined, यानी अगर वह हेल्प नहीं करता तो रमेश बर्बाद हो जाता। इस तरह से यहाँ बट फॉर भी इसमें यूज किया जाता है। ये आपका कंडीशनल सेंटेंसेस के सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं। यदि कोई बात है जो आपकी समझ में नहीं आई है, कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं। एंड अब इसकी एक्सरसाइजेस का हम इसके बाद वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, एंजॉय।